सभी को राम राम, राधे राधे दोस्तों। शुरू कर लेते हैं। आज हम यूपी स्पेशल के क्लास को कर रहे हैं। क्लास नंबर ये हमारा सेकंड होगा, क्योंकि ये टोटल 25 टू 26 पेज में कंप्लीट हुआ ये नोट्स, जो कि घटना चक्र पूर्वालोकन के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स हैं। तो जितना उसमें कंटेंट था उसको मैंने पूरी तरीके से हैंड रिटन फॉर्म में कंप्लीट किया। कल मैंने पहली क्लास कराई थी, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ों को कवर किया, और आज ये सेकंड रहेगी और कल आपकी थर्ड रहेगी। स्पेशली ये एग्जाम टारगेट करता है आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम 2026 के लिए, क्योंकि वैसे भी यूपी पीसीएस में अब वेटेज कम होता जा रहा है। यूपी स्पेशल का जो वेटेज है वो इससे कवर हो जाएगा। साथ ही साथ आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा चल रही है, लोअर पीसीएस की एग्जाम की तैयारी हो रही है, जो कि आपका 23 अगस्त को आयोजित होने वाला है। हालांकि इसमें जो है कि कंप्लीट यूपी स्पेशल की जानकारी आपको चाहिए, फिर भी कुछ हद तक ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है कि जो प्रश्न आपको आने को दिखेंगे। जैसे लेखपाल में ही इसी नोट से आपको 5 से 6 प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिल गए थे, जो आपको जनरली नहीं मिल पाते हैं। चलो, और यहाँ पर आप लोगों से एक विनम्र निवेदन रहेगा दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। यूपी स्पेशल की क्लास हो गई। जीएस के लिए मैंने घटना चक्र पूर्वालोकन के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करा दिए। अब एनवायरनमेंट मेरे को करानी है पीवाईक्यूज के तौर पे, हालांकि यूपी स्पेशल भी मैंने कराया, तो बहुत कुछ आप लोगों के लिए कराता हूँ। साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए भी आप हमारी टेस्ट सीरीज को लेकर या फिर क्लासेस को लेकर सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं तैयारी। और ग्लैंस अकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स को पेड परचेस करना है तो आप हमारे व्हाट्सअप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलो भाई, हम लोगों ने कल इसको कंप्लीट तो नहीं, लगभग 8-9 पेज पढ़ लिया था, और आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिदृश्य। राइट, भौगोलिक परिदृश्य पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे आरंभ बैच टेस्ट सीरीज जो यूपी पीसीएस प्रीलिम 2026 के लिए मैंने शुरू की है, आरंभ बैच के नाम से, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट और बहुत ही जो है कि जेन्युइन तरीके से टेस्ट सीरीज को संचालित किया जा रहा है, जहां पर आप ये सारे हाइलाइट्स देख सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग 1-to-1 मेंटोरशिप है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक आपको पुश करता है कि कहीं पर भी अगर भटकाव हो रहा है, कहीं पे तैयारी मिसगाइडेड हो रही है, तो आपको समय पे राह बताई जाती है कि नहीं भाई आपको ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आप 29 जुलाई से जो नया बैच शुरू हो रहा है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए आप मेरी इस व्हाट्सअप टीम से कॉन्टैक्ट करके अपना एडमिशन सिक्योर करा सकते हैं सीट को, क्योंकि बहुत लिमिटेड ही सीट हम लोग रखते हैं। टोटल आपके 21 टेस्ट होंगे, जिसमें 14 सेक्शनल, 5 फुल लेंथ एंड 2 सी सेट होंगे। हिंदी मीडियम में अभी केवल अवेलेबल है और ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है। 799 इसकी फीस रखी गई है। चलो शुरू कर लेते हैं। भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो सबसे पहले आपके सामने एक इमेज क्लियर होनी चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश का लगभग मैप कैसा है। तो अगर आप ये कुछ इमेज देख पा रहे हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जो डिस्कस करने वाला हूं, उत्तर प्रदेश की जो बॉर्डर होते हैं वो आपके 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एक यूनियन टेरिटरीज के साथ सीमा साझा करता है और एक कंट्री के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम भौगोलिक परिदृश्य पढ़ेंगे तो उससे पहले हमारे पास ये दिमाग में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो सर अगर 8 स्टेट है तो वो कौन कौन से, हम एक तरफ से क्रोनोलॉजी से चलेंगे। जैसे अगर आप देखोगे उत्तर साइड में, अर्थात कि सहारनपुर के पास आपका हिमाचल प्रदेश आता है, ये एक स्टेट कवर करता है। फिर जैसे आप थोड़ा और इधर साइड में आएंगे, पूरब साइड में, उत्तर पूरब में, तो यहाँ पर आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा, जहाँ पर 7 जिले कवर होते हैं। फिर इसके बाद एक देश के रूप में नेपाल देखने को मिलेगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक बिहार जिला है, फिर बिहार राज्य, फिर झारखंड हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, और इधर एमपी हो गया। यहाँ पर आपका हरियाणा हो गया, और यहाँ पर दोस्तों राजस्थान छूट गया है। ठीक है, जिसके पास भी हैंड रिटन नोट्स हो वो आप इसे ठीक कर लीजिएगा। राजस्थान यहाँ पे छूट गया। तो टोटल तो ये हो गए आपके कितने, 8 राज्य हो गए। क्लियर हो गया यहाँ पे। और एक यहीं पर आपको हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे आपको यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज के रूप में दिल्ली देखने को मिल जाती है। ठीक है, दिल्ली देखने को मिलेगी। तो टोटल ये आपके एक राज्य के साथ यूनियन टेरिटरीज भी होगी। तो सबसे पहले इस पूरे उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक जियोग्राफिकल जो एरिया है वो कितना है, तो 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। अब सर यहीं पर आप मुझे बताओगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना, जो 32,87,000 कुछ पढ़ते हो ना, पूरी वैल्यू आप बताओगे कॉमेंट करके। क्योंकि देखो जो चीज़ें मैं पूछ रहा होता हूँ ना, वो या तो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट इस तरीके से होती है कि डायरेक्ट या तो प्रश्न बन सकता है, या फिर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वहां से कुछ स्टेटमेंट के तौर पे प्रश्न आ जाए। तो कंपैरिजन हम कर रहे हैं कि भारत के क्षेत्रफल से आपको बताना, तो भारत का जितना बड़ा भी क्षेत्रफल है उसमें यूपी का है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, जो पूरे भारत का 7.33% होल्ड करता है। कितना होल्ड करता है, 7.33% होल्ड करता है। अगर हम जनसंख्या के बारे में बात करें तो भैया उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक होती है पूरे देश में। लेकिन अगर हम एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें,
तो सबसे अधिक क्षेत्रफल होगा राजस्थान का, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र होगा, सॉरी मध्य प्रदेश, और थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र होगा, और फोर्थ नंबर पे आपका यूपी होगा। तो यूपी भी हमारा फोर्थ लार्जेस्ट जो एरिया है वो यूपी का होल्ड करता है फोर्थ नंबर पे। तो राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है पूरब से पश्चिम। अगर हम पूरब से पश्चिम की बात करते हैं, ये वाला एरिया, यानी ये ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। जो सबसे पश्चिमी जिले की अगर हम बात करें, काउंट कैसे किया जा रहा है, जो सबसे पश्चिमी जिला होता है यहाँ पर उसका नाम होता है शामली, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे पूर्वी जिला होता है जिसका नाम आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, बलिया, ठीक है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये आपको 650 किलोमीटर देखने को मिलती है। 650 किलोमीटर ये पूरब से पश्चिम की लंबाई देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि भैया सर इसकी उत्तर से मतलब इसकी चौड़ाई कितनी उत्तर से दक्षिण, तो आप यहाँ पर देखोगे इस तरीके से 240 किलोमीटर्स के लगभग पड़ती है। तो अगर उत्तर प्रदेश की लंबाई पूछेगा तो आपको पूरब से पश्चिम बता देना 650 किलोमीटर, और चौड़ाई पूछेगा तो 240 बता देना उत्तर से दक्षिण के रूप में। तो भैया इसकी चौड़ाई कम है अपेक्षाकृत, क्योंकि इसकी लगभग डबल इसकी लंबाई है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल रिवाइज कराऊं, तो आप देखोगे हिमाचल प्रदेश के पास एक जिला सहारनपुर बाउंड्री शेयर करता है, उत्तराखंड के पास 7 जिले हमारे बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, नेपाल के पास 7 जिले हमारे बाउंड्री शेयर करते हैं, बिहार के पास भी 7 जिले, झारखंड के पास एक जिला सोनभद्र, छत्तीसगढ़ के पास एक जिला सोनभद्र, एमपी के पास 11 जिले, और उसके बाद यहाँ पे आगरा, जब आप यहाँ पे लिखोगे तो आगरा के पास 2 जिले आते हैं, जिसमें आगरा और राजस्थान के पास आगरा और मथुरा आएगा, और दिल्ली और फिर हरियाणा के पास 6 जिले होते हैं। तो एक प्रश्न यह भी बन जाता है कि सबसे अधिक कौन कौन से ऐसे राज्य हैं या कौन से राज्य जहां पर सबसे अधिक जिले बाउंड्री शेयर करते हैं। तो आंसर इस करेक्ट होगा एमपी, कि एमपी के पास टोटल 11 जिले बाउंड्री शेयर करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से और 1 यूनियन टेरिटरीज दिल्ली से और 1 देश यानी नेपाल से साझा करती है। तो भैया नेपाल से बाउंड्री शेयर करने वाले जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं उनको जरा क्रोनोलॉजी से पूछता है। कई बार ऐसा यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है और लोअर पीसीएस में भी पूछे जाने की संभावना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक तरीके से ऐसा एक बाउंड्री में अगर बना दूँ तो यहाँ पे आप देखोगे ये उत्तराखंड का रीजन हो गया, लेकिन यहाँ से नेपाल का रीजन शुरू हो जाता है, लगभग यहाँ तक यहाँ पे नेपाल का रीजन शुरू होता है। तो नेपाल में जो सबसे पहला यहाँ पर जिले पड़ते हैं वो पड़ता है आपका पीलीभीत, और सबसे लास्ट में पड़ता है महाराजगंज। तो इसी के बीच में हमें क्रोनोलॉजी के तौर पे पढ़ना है, और ये वाला एरिया हो जाएगा दोस्तों आपका पश्चिम, और ये वाला एरिया हो जाएगा पूरब। तो हमें इस तरीके से क्रोनोलॉजी से पढ़ना है कि कौन कौन से जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले पीलीभीत होगा, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो ये 7 टोटल जिले हैं जो पश्चिम से पूर्व के क्रोनोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। आगे देखते हैं इसी तरीके से बिहार से भी जो 7 जिले बाउंड्री शेयर करते हैं, तो वो कौन कौन से 7 जिले होते हैं। देखो बिहार से जो 7 जिले होते हैं, जिसमें महाराजगंज सबसे पहले शुरू होगा, फिर कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र होता है। कैसे होता है, क्योंकि अगर इसकी शुरुआत हम कुछ यहाँ से करते हैं, यहाँ से इस वाले एरिया से जहाँ पश्चिमी चंपारण वाला रीजन जो पड़ता है बिहार का, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से महाराजगंज हो गया, कुशीनगर हो गया, इधर बलिया हो गया, इधर फिर और भी छोटे छोटे जिले, चंदौली आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे सोनभद्र हो गया, तो ये पूरा जिला आता है। तो देखो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। बनारस ध्यान देना कि बिहार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, बनारस बाउंड्री शेयर नहीं करता बल्कि चंदौली शेयर करता है। मध्य प्रदेश से जो हमारे टोटल 11 जिले लगते हैं, अगर हम इसको भी पश्चिम से पूरब की ओर देखें तो हम मध्य प्रदेश का कुछ यहाँ से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आगरा जो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों से बाउंड्री शेयर करता है, तो इसके हिसाब से हम यहाँ तक इस तरीके से चलेंगे, तो ये हो जाएगा वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा डायरेक्शन। तो इसको भी जरा कवर कर लेते हैं। आगरा हो गया, इटावा हो गया, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज और मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ये टोटल के टोटल आपके ज़िले कवर किए जाते हैं। तो आगरा हो गया, इटावा हो गया, जालौन हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ये आपके पश्चिम से पूरब का क्रम हो जाएगा। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे सबसे ऊपर देखोगे आप तो सहारनपुर देखने को मिलेगा, फिर शामली, फिर बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, ये आपका उत्तर से दक्षिण में हो गया। कैसे सर उत्तर से दक्षिण, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर इस तरीके से उत्तर से दक्षिण, यानी ये वाली जो डायरेक्शन आ रही है, ये नॉर्थ टू
साउथ की तरफ आ रही है। तो सबसे ऊपर तो आपको सहारनपुर देखने को मिलेगा और फिर उसके नीचे आपको सहारनपुर के नीचे वही शामली, बागपत ये वाले लोकेशन देखने को मिलेगी। तो हरियाणा से कौन सा था? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, ये सभी रीजन बाउंड्री शेयर करते हैं। और एक और देख लेते हैं हम उत्तराखंड को, जो पश्चिम से पूरब की ओर जाएगा। तो सबसे ऊपर सहारनपुर है, फिर मुजफ्फरनगर है, फिर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, और यही पीलीभीत आपका उत्तराखंड से बाउंड्री शेयर करता है और साथ ही साथ आपके नेपाल से भी बाउंड्री शेयर करता है। अब यहीं पर मैं आपको एक प्रश्न और समझाना चाहूँगा कि किस तरीके का और प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं, या सिंपल कि हरियाणा से मतलब कौन सा ऐसा ज़िला है जो हरियाणा और हिमाचल से बाउंड्री शेयर करता हो, ऐसे भी तो प्रश्न आ सकते हैं। तो सहारनपुर हो गया आपका जो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से और उत्तराखंड से भी बाउंड्री शेयर करता है, तीनों से शेयर करता है। सोनभद्र की बात करते हैं तो ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी चारों से बाउंड्री शेयर करेगा। यहाँ पे अगर आप महाराजगंज देखोगे तो ये आपका नेपाल और बिहार से भी बाउंड्री शेयर करेगा। यहाँ पे अगर आप पीलीभीत को देखोगे तो ये नेपाल और उत्तराखंड से बाउंड्री शेयर करेगा। यहाँ पर अगर आगरा को देखते हो तो ये राजस्थान और एमपी से बाउंड्री शेयर करेगा। तो इस तरीके के कुछ और भी छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो 2-3 जिलों से शेयर करते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा उत्तराखंड तक। चलो आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि राजस्थान से जो बाउंड्री शेयर करते हैं वो 2 जिले कौन से हैं। तो मथुरा होता है और आगरा होता है, ठीक है। और साथ ही साथ दिल्ली से जो यूनियन टेरिटरीज है, इससे गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, यही दोनों बाउंड्री शेयर करते हैं। एक बार मैं टेस्ट पेपर करा रहा था आप लोगों को लोअर पीसेस का, और मैंने बताया भी था कि बागपत दिल्ली से बाउंड्री शेयर नहीं करता, बल्कि बागपत गाजियाबाद से बाउंड्री शेयर करता है। तो किसी ने कॉमेंट किया कि सर दिल्ली से भी शेयर करता है। मेरे भाई मैंने बागपत में ना 5 साल ड्यूटी की है, ठीक है। मैं गवर्नमेंट टीचर रहा हूँ 4 से 5 साल लगभग। पहली पोस्टिंग ही मेरी बागपत थी। तो बागपत को तो मैं बिल्कुल ही गलत नहीं कर सकता क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ। और जैसे हम दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो लोनी एक बॉर्डर पड़ता है, लोनी लोकेशन जो है जो गाजियाबाद में आती है, फिर वहीं से बागपत कंप्लीट हो जाता है और लोनी गाजियाबाद का लोकेशन है, फिर उसके आगे आपका दिल्ली शुरू हो जाता है, राइट। अब आ जाते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य, जैसे एमपी से 3 तरफ घिरा हुआ कौन सा जिला होगा? ललितपुर होगा, क्योंकि इस तरीके से लटका हुआ है वो। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ शेयर होती है, क्योंकि भैया यहाँ से 11 डिस्ट्रिक्ट जो है कि बाउंड्री शेयर करते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश से, भले ही यहाँ से एक ही जिला शेयर कर रहा हो लेकिन सबसे छोटा होता है। सहारनपुर किससे किससे संबद्ध है, जो अभी मैं आपको बता रहा था। कुछ ऐसे जिले हैं जो 3-4 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो सहारनपुर आपका हरियाणा से भी है, उत्तराखंड से भी और हिमाचल प्रदेश से भी है, राइट। सोनभद्र की बात करेंगे तो बिहार से भी है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और ये प्रश्न बन जाता है कि हमारा कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, यानी कि 4 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि सबसे कम जिलों यानी कि एकमात्र झांसी को स्पर्श करने वाला जिला है वो है ललितपुर। क्योंकि भैया अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये वाला लोकेशन आपका झांसी का है, ठीक है, और ये पूरा ललितपुर का है। तो ललितपुर एकमात्र झांसी से ही कनेक्टेड है, अदरवाइज वो यूपी का हिस्सा बन भी नहीं पाएगा, ऐसा लगेगा। चलो दिल्ली एनसीआर में कितने जिले शामिल है, ये भी तो प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश से कितने जिले, जैसे कि राजस्थान से आप देखोगे 2 जिले शामिल है एनसीआर में, अलवर और भरतपुर है। लेकिन उत्तर प्रदेश से 8 जिले आपके शामिल हैं दिल्ली एनसीआर में। सबसे इंपॉर्टेंट गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत है। ध्यान देना यहाँ पर आपको ऑप्शन है, एक बार सहारनपुर भी देखने को मिल सकता है और एक ऑप्शन आपको आगरा भी देखने को मिल सकता है। तो देखो आगरा तो नहीं है, मथुरा भी नहीं है, सहारनपुर भी नहीं है। भले शामली तक हम लोग पहुँचे, जैसे कि गाजियाबाद, दिल्ली, गाजियाबाद, बागपत, शामली और ऊपर जाके सहारनपुर है, लेकिन हम सहारनपुर तक नहीं गए हैं, ठीक है, वहाँ पे एनसीआर रीजन नहीं आता है। तो गाजियाबाद है, हापुड़ है, मेरठ है, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत, ये टोटल 8 जिले हैं जो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। हालांकि और इसका विस्तार करने पर विचार चल रहा है। और दिल्ली के एनसीआर पैटर्न पे, नेशनल कैपिटल रीजन के पैटर्न पर ही एक एससीआर को भी इस्टेब्लिश करने का पिछले साल अनाउंसमेंट किया गया था 2024 में। तो स्टेट कैपिटल रीजन इसको बोला जाता है, मतलब कि आप जिस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोलोगे वैसे ही राज्य राजधानी क्षेत्र स्टेट कैपिटल रीजन बनेगा, जिसमें टोटल 6 जिले शामिल किए जाएंगे। कौन कौन से होंगे? हेडक्वार्टर बनाया जाएगा लखनऊ को, और लखनऊ से सीमा साझा करने वाले जो 4-5 जिले हैं उनको कवर करते हुए, जैसे लखनऊ के साथ आपको सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी और रायबरेली, ये टोटल आपको ज़िले देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा लखनऊ को हेडक्वार्टर बनाया जाएगा और इससे बाउंड्री शेयर करने वाले सीतापुर, उन्नाव, हरदोई,
बाराबंकी और रायबरेली, ये सभी जिलों को शामिल किया जाएगा एससीआर के अंतर्गत। अच्छा, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो सबसे अधिक क्षेत्रफल अपने पास होल्ड करके रखते हैं। जैसे सबसे अधिक क्षेत्रफल होता है आपको लखीमपुर खीरी का देखने को मिलेगा, जो नेपाल बॉर्डर पे है। सेकंड नंबर पे आपका सोनभद्र आएगा, जो 4 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और थर्ड नंबर पे आएगा हरदोई, जो कि एससीआर का एक पार्ट हमारा बना हुआ है, स्टेट कैपिटल रीजन का। तो ये 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रफल वाले जिले हैं। बाकी न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिलों की बात करें तो सबसे न्यूनतम जो क्षेत्रफल है वो आपका हापुड़ का आएगा, जो कि 660 किलोमीटर स्क्वायर है मिनिमम। फिर गाजियाबाद आता है 910 किलोमीटर स्क्वायर। फिर भदोही होता है 1015 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, बहुत सारे एस्पिरेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं भदोही को लेके और हापुड़ को लेके, हालांकि संत कबीर नगर भी कहा जाता है भदोही को, लेकिन ध्यान देना कि भदोही का जो एरिया है वो 1015 किलोमीटर है और जबकि हापुड़ का 660 किलोमीटर स्क्वायर है। तो सबसे छोटा आपका हापुड़ है, फिर गाजियाबाद है, फिर भदोही है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न बन जाता है जो यूपी के लोकेशन को लेकर होता है। तो भैया सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया होता है, क्योंकि यहीं से बिहार का बाउंड्री भी शेयर होता है और साथ ही साथ यहीं से गंगा जी बाहर निकल जाती हैं, यानी कि बिहार में चली जाती हैं। तो गंगा नदी की अगर बात की जाए तो बलिया जिले से ही बाहर हो जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश को आखिरी रूप से छोड़ देती हैं। सबसे पश्चिमी जिले की बात करें तो यहाँ पर शामली है, जो कि यमुना नदी के तट पर स्थित है, हरियाणा के साथ बॉर्डर शेयर करता है और दिल्ली एनसीआर के अंदर भी आता है। तो एक ही डिस्ट्रिक्ट के 3-4 डायमेंशन है जो आपसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। सबसे उत्तरी जिला आपका सहारनपुर है, जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है, हालांकि उत्तराखंड और हरियाणा के साथ भी इसकी सीमा साझा होती है। सबसे दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र आएगा, जो एकमात्र ऐसा जिला है जो सबसे अधिक 4 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है। अन्ना प्रथा क्या होती है भैया? अन्ना प्रथा को अगर देखोगे तो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है और यह कृषि एवं वानिकी के लिए अभिशाप मानी जाती है। अब आते हैं अगले चैप्टर पे, जलवायु तथा वन की ओर चलेंगे। तो जलवायु तथा वन देख लेते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्रों को 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, मैंने ये बताया था आपको। और इकोनॉमिक जोन को अगर हम बात करें तो 4 इकोनॉमिक जोन को बांटा जाता है। जैसे कि आर्थिक क्षेत्र को जब हम बात करेंगे तो 4 आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया था, जिसमें सबसे बड़ा जो सबसे अधिक रीजन आते हैं, जिले आते हैं, वो आते हैं पश्चिमी संभाग में और पूर्वी में सेकंड नंबर पे। तो ये आर्थिक संभाग था। लेकिन यहाँ पर एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात की जा रही है, जो 9 क्षेत्रों में विभाजित होते हैं। जैसे अगर आप उसका नाम पढ़ोगे, तराई क्षेत्र उपोष्ण, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदानी, दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क, मध्य मैदानी, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र। कोपेनहेगन के अनुसार, मतलब कोपेन ने उत्तर प्रदेश में शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार CWG है और थानथवेट के अनुसार CBW अर्थात समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु। कहने का मतलब है कि ये जो भारत की जलवायु का जो निष्कर्ष निकालते हैं, भारत की जलवायु को जो क्लैरिफाई करते हैं, तो ये कई बार कोड भी पूछ लिए जाते हैं। तो कोपेन ने CWG बताया, थानथवेट ने क्या बताया? CBW बताया है, राइट। आगे देख लेते हैं। झांसी और आगरा में सर्वाधिक गर्मी होती है, बरेली में सबसे कम गर्मी देखने को मिलती है, क्योंकि बरेली उत्तराखंड से सीमा साझा करता है और वहाँ पे कहीं ना कहीं ठंडी हवाओं का असर रहता है। सर्वाधिक वर्षा आपके गोरखपुर में होती है और सबसे कम वर्षा आपके मथुरा में होती है। मथुरा और आगरा दोनों ही आपके राजस्थान से सीमा साझा करते हैं, जहाँ पे रेगिस्तानी क्षेत्र का विस्तार होता है ज़्यादातर। उत्तर प्रदेश में अधिकांश मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल खाड़ी की मानसून शाखा से प्राप्त होती है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे ये करके इस तरीके से, तो ऐसे करके भारत बना दिया। और यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश का लोकेशन, तो देखो भाई, दक्षिण पश्चिम का एक मानसून तो ये आता है जो सीधे पश्चिमी घाट से टकराता है, वहीं दक्षिण पश्चिम की एक ये वाली शाखा जाती है बंगाल वाली, और ये यहाँ से टकरा के ऐसे आती है अंदर की ओर। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून तो है, परंतु उसकी अरब शाखा नहीं है। अरब सागर से गुजरने वाली जो शाखा होती है वो तो पश्चिमी घाट पर जाके टकराती है, बल्कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा होती है। और कुल वर्षा का लगभग 70 से 80% इसी शाखा से प्राप्त होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून की। उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति 2017 में लागू हुई थी और उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को हुई। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना 1976 में शुरू हुई थी, क्योंकि देखो ऐसा प्रश्न आता ही आता है आपको ईयर वाइज मिलान करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति 2017, उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 1974, उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना 1976 में थी। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और नगरीकरण के पॉइंट पर हम बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट लिंगानुपात की बात करें तो हमारे यहाँ लिंगानुपात 912 प्रति 1000, यानी 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं हैं। अगर शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो 1000
छोटे बच्चों पर यानी लड़कों पर 902 बच्चियां हैं। जनघनत्व की बात करें तो 829 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी 1 किलोमीटर के रीजन में 829 लोग रहते हैं। लिटरेसी रेट की बात करें तो 67.7% रहते हैं। तो यहाँ पर ये कोई भी एक डेटा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो एटलीस्ट डेटा आपको पूरा जुबान पर रटा होना चाहिए। तो लिटरेसी रेट कितना है? 67.7%, जिसमें पुरुषों की लिटरेसी 77.3 एंड महिलाओं की लिटरेसी 57.2% है। अब यहाँ पर और भी कुछ आंकड़े देखें, जैसे 10 की वृद्धि दर की बात करें तो 20.2% है। मतलब कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है वो लगभग 20.2% हुई है। और राज्य में जो टोटल शेड्यूल्ड कास्ट की जो जनसंख्या है, जो हमारे उत्तर प्रदेश में एससी जनसंख्या 20.7% है, राज्य में एसटी जनसंख्या 0.6% है। उत्तर प्रदेश की जो ग्रामीण जनसंख्या वो टोटल 77.7% और उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या 22.3%। ये आंकड़े आपको बस डायरेक्टली याद रखने हैं और याद करना ही पड़ेगा भैया, इसके बिना कोई और काम नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक समूहों के आधार पर जनसंख्या का जो क्रम है, तो सबसे अधिक हमारे यहाँ हिंदुओं की जनसंख्या, फिर मुसलमानों की जनसंख्या, फिर सिख भाइयों की, फिर ईसाई की, फिर उसके बाद आपकी जैन, और सबसे पीछे मिलते हैं आपको बौद्ध धर्म के लोग। भाषाई आधार पर अगर हम जनसंख्या की बात करें तो सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, फिर उर्दू, फिर पंजाबी, फिर बंगाली। देखो ये जो डेटा लिखा है ना परसेंटेज में, ये पूछने का कोई लॉजिक नहीं है, ना ही वो एग्जाम में पूछेंगे। बस मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको एक परसेंटाइल के रूप में भी पता रहे कि हाँ भाई कितनी कितनी पॉपुलेशन है, उससे प्रश्न को थोड़ा रिकॉल करना आसान हो जाता है। तो जनसंख्या धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। भाषा के आधार पर हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली। अब आ जाते हैं साक्षरता को लेके और लिंगानुपात को लेके कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। जैसे अगर हम पूछें सर्वाधिक साक्षरता कुल कितनी है, तो गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक साक्षरता है। न्यूनतम साक्षरता कुल के रूप में श्रावस्ती में है। अगर साक्षरता केवल पुरुषों की पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता पुरुषों की, तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। न्यूनतम साक्षरता पुरुषों की तो श्रावस्ती हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता महिलाओं की तो कानपुर हो जाएगा, और न्यूनतम साक्षरता महिलाओं की श्रावस्ती हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है कि पॉइंट है। तो कुल मिला के अगर हम न्यूनतम साक्षरता के आधार पे, चाहे हम टोटल साक्षरता की बात करें, पुरुषों की साक्षरता बात करें या महिलाओं की साक्षरता बात करें, न्यूनतम के स्तर पे आपको श्रावस्ती का ही नाम याद रखना है। ठीक है, और अगर आप पुरुषों के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर पुरुषों में अगर आप देखोगे तो सर्वाधिक साक्षरता पुरुषों में आपके गौतम बुद्ध नगर हो जाएगी, सर्वाधिक साक्षरता महिलाओं की कानपुर में हो जाएगी, सर्वाधिक साक्षरता कुल गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो प्रयागराज में, और सबसे अधिक यहीं पर विधायकी सीट है, यानी कि विधानसभा सीट 11 सबसे अधिक यहाँ पर देखने को मिलती है। न्यूनतम जनसंख्या आपके महोबा में लगभग, और यहाँ पर केवल और केवल 2 सीटें देखने को मिलती है विधानसभा की। यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात, लिंगापुता नहीं होगा, लिंगानुपात हो जाएगा, तो जौनपुर का सबसे अधिक लिंगानुपात है, और न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर का है। अगर हम सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें तो गाजियाबाद में है, लगभग 3000 से अधिक है। न्यूनतम जनघनत्व की बात करें तो ललितपुर में स्थित है। अब यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक केवल 11.41% वृद्धि हुई है। और यहाँ पे क्रमशः साक्षरता दर की अगर हम बात करें कुल में, पुरुष और महिला की बात ही नहीं हो रही, कुल में, तो आप देखोगे सबसे अधिक साक्षरता दर किसके पास है? लिटरेसी 80.12% गौतम बुद्ध नगर की, सेकंड कानपुर नगर आता है, थर्ड औरैया आता है, चौथा इटावा आता है। तो आप देखोगे चारों ही जिले आपके पश्चिमी यूपी से संबंधित है कहीं ना कहीं। कानपुर तो मान लो चलो मध्य में भी आ जाता है, तो एक डेवलप डिस्ट्रिक्ट हम कह सकते हैं एजुकेट के रूप में। तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा की बात करते हैं। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश में 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक है, किस समय हुई थी? तो सबसे अधिक जो 10 की वृद्धि दर हुई थी 1991 से लेकर 2001 के दौरान। अभी आपने देखा कि 2001 से लेकर 2011 के दौरान जो आपको 10 की वृद्धि दर देखने को मिली 20.2% देखने को मिली, लेकिन इससे भी ज़्यादा आपको 10 की वृद्धि दर 1991 से 2001 के दौरान देखने को मिली। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर जिला देखें तो जौनपुर में हो जाएगा 1024, फिर आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017 और प्रतापगढ़ 998। ये वो क्रोनोलॉजी है जो आपको याद होनी चाहिए। अभी आपने पढ़ा ना सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर था? जौनपुर में था, लेकिन संख्या के रूप में आपको पता होना चाहिए कि जौनपुर 1024, आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017 और प्रतापगढ़ आपका 998। अगर आप एक फोकस करोगे कि 1000 से ऊपर जो लिंगानुपात वाली जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपके 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 1000 से अधिक लिंगानुपात है, 1024, 1019, 1017। उत्तर प्रदेश जनसंख्या स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 को विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के अवसर पर प्रस्तुत किया गया, और यह विधेयक लेकिन अभी तक पारित नहीं हो पाया है।
इसका उद्देश्य ये था कि 2026 तक प्रजनन दर को 2.1% लाना, 2030 तक टोटल फर्टिलिटी रेट को 1.9 लेकर आना है। नीति आयोग के द्वारा संचालित स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के 10 शहर है। कल मैंने आपको बताया था कि नीति आयोग एक और जो है कि प्रोग्राम चलाता है, जिसके तहत उसमें आकांक्षी जिलों की लिस्ट होती है, जिसमें आकांक्षी जिलों की लिस्ट है 112 है, लेकिन उस आकांक्षी जिलों में 112 में से आपके 8 यूपी में भी शामिल है। अब एक और नीति आयोग ने जो है कि प्रोग्राम चलाया कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी में आपके 10 उत्तर प्रदेश के भी शामिल है। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। अब स्मार्ट सिटी आप उसे ही बनाओगे जो ऑलरेडी बहुत हद तक डेवलप है, लेकिन कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या रिफॉर्म्स किए जाएं तो स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में आ जाएगी। जैसे मुरादाबाद हो गया, अलीगढ़, बरेली, सहारनपुर, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, आगरा। आप अगर देखोगे तो ये सभी के सभी कहीं ना कहीं मंडल या फिर आपके जो नगर निगम है वो भी होते हैं। अब आते हैं आगे, राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं वृद्धि योजना, जिसको हृदय योजना के नाम से जानते हैं, 21 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया और इसमें 12 शहरों को शामिल किया गया जो राष्ट्रीय विरासत के रूप में स्टैब्लिश किए जाएंगे। जैसे अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, पुरी, वेलकन्नी, वारंगल। अब उत्तर प्रदेश से मथुरा और वाराणसी, इन दोनों को भी शामिल किया गया। तो देखो, आकांक्षी जिला कार्यक्रम में 8 डिस्ट्रिक्ट मैंने बताए थे एस्पिरेशनल, जो थोड़े पिछड़े हुए हैं, जैसे आपका उधर सिद्धार्थनगर हो गया, बलरामपुर हो गया, चंदौली हो गया, भदोही हो गया, ऐसे पिछड़े हुए शहर। 100 स्मार्ट सिटीज़ में मैंने 10 आपको स्मार्ट सिटीज़ यूपी की बता दी, और हृदय योजना जो राष्ट्रीय विरासत के रूप में डेवलप की जा रही है, उसमें जो 12 शहर हैं उसमें से 12 में से 2 यूपी के हैं, मथुरा और वाराणसी को कवर करेंगे। अब आते हैं आगे, देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व जिला कौन सा है? तो आपने पढ़ा गाजियाबाद में सबसे अधिक, और मैं बता भी रहा था कि 3000 से ऊपर है। तो लगभग 3971, यानी कि मोटी मोटा अगर हम देखें तो लगभग 4000 लोग 1 किलोमीटर के रेंज में रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। जबकि पूरे उत्तर प्रदेश का ही 829 किलोमीटर स्क्वायर होता है। तो सोचो 829 के सापेक्ष अगर देखोगे तो 4000 लोग, कितना ज़्यादा जो है कि ये जनघनत्व डेंसिटी है। वाराणसी सेकंड नंबर पे आता है 2395, और थर्ड नंबर पे लखनऊ है 1816। सर्वाधिक जनसंख्या जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या प्रयागराज में, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़ और फिर लखनऊ है। अगर न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम महोबा, फिर चित्रकूट, फिर हमीरपुर, फिर श्रावस्ती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक एसटी जनसंख्या जिला कहाँ पर? वैसे तो देखा जाए पूरे उत्तर प्रदेश में एसटी जनसंख्या 0.6% है, जबकि एससी जनसंख्या की बात करें तो 20.7% है, शेड्यूल कास्ट। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि सर्वाधिक एसटी जो जनसंख्या है भी 0.6% पूरे उत्तर प्रदेश की, तो वो किन किन राज्यों में सर्वाधिक है? तो अगर आप देखोगे सोनभद्र में सर्वाधिक है, बलिया में फिर आता है, फिर देवरिया और फिर कुशीनगर। अगर आप प्रतिशत के तौर पर देखोगे तो सोनभद्र में तो है सबसे अधिक प्रतिशत, फिर ललितपुर हो जाएगा, फिर देवरिया, फिर बलिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है कि आंकड़ा चेंज हो जाएगा। अगर जनसंख्या की बात करोगे तो सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर। प्रतिशत की बात करोगे तो इसी सोनभद्र और बलिया के बीच में आपको एंट्री करा देनी होगी ललितपुर की, फिर उसका सेम क्रोनोलॉजी चलेगी, सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया। ठीक है, देवरिया भी चेंज हो गया। अब आ जाओ एक नया चैप्टर, वन्यजीव अभ्यारण्य एवं पक्षी विहार के बारे में हम बात करेंगे। देखो, उत्तर प्रदेश में टोटल पक्षी विहार कितने हो चुके हैं भैया? 14। ध्यान देना कि ये जो नोट्स मैंने बनाए थे ये आपके मार्च 2026 में बनाए हैं, यानी लगभग आज से 3 महीने पहले, जो अगर मैं जुलाई में क्लास करा रहा हूँ। तो अगर मार्च के बाद अगर कोई अपडेट हुई हो तो प्लीज़ आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक लाइन के लिए बार बार पूरा नोट्स नहीं लिखा जाता है, ना ही उसकी पीडीएफ बनाई जाती है। ठीक है, तो ये खुद से आपको वैल्यू एडिशन करना होता है। ऐसा नहीं कि हाँ कोई चीज़ अपडेट हो गई तो आप अपनी किताब लेके पब्लिकेशन के पास तो नहीं जाते ना कि सर ये चीज़ अपडेट करनी, क्योंकि ये किताब में आपके मिसिंग है। तो भाई अपडेट करने के लिए क्यों कहा जाता है कि ताकि आप लोगों को अपडेट कैसे करना है वो चीज़ें बताई जाती हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना कि अभी पक्षी विहार की संख्या 14 है। नवाबगंज पक्षी विहार जो कि उन्नाव में 1984 में सबसे पुराना जो है कि इसको माना जाता है, और यह सर्वप्रथम स्थापित हुआ था, और इसी का नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर भी रखा गया है। समसपुर पक्षी विहार की बात करें तो रायबरेली 1987 में स्टैब्लिश हुआ। लाख बहोसी पक्षी विहार जो कि कन्नौज में हुआ 1988, और यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा माना जाता है। 80 किलोमीटर के स्क्वायर में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो 2-3 पॉइंट और भी आपको याद रखने जो एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे नवाबगंज पक्षी विहार की बात करें तो शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पे उन्नाव में हुआ 1984 में, सर्वप्रथम ये स्थापित किया गया। और समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में, लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में जो कि सबसे बड़ा है, सांडी पक्षी विहार आपके हरदोई में 1990 में स्टैब्लिश हुआ। फिर बकीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर 1990, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर 1990, समन पक्षी विहार मैनपुरी में 1990, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में, विजय सागर पक्षी विहार महोबा में, पटना पक्षी विहार एटा में, सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में, और सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में
जो कि जेपी नारायण के नाम से भी इसको जाना था। सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में जयप्रकाश नारायण जी के नाम से। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है, और सेखा झील पक्षी विहार जो अलीगढ़ में स्थित है, सेखा झील पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार की अगर हम बात करें तो चंद्रप्रभा चंदौली का, जो कि 1957 में सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट हुआ। देखो पक्षी विहार अलग है, वन्य जीव विहार अलग है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग हो गया और बर्ड लाइफ सेंचुरी अलग होता है। तो बर्ड लाइफ सेंचुरी को हमने पूरा पढ़ लिया कि सबसे पहले कौन सा एस्टैब्लिश हुआ, कौन एरिया में बड़ा है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो चंद्रप्रभा चंदौली 1957 में, किशनपुर लखीमपुर जो कि 1972, रानीपुर चित्रकूट 1977, कतरनिया घाट बहराइच 1975 और चंबल इटावा में 1979 में इस्टेब्लिश हुआ। तो चंद्रप्रभा कहाँ पर है आपके, चंदौली में 1957, किशनपुर लखीमपुर खीरी में 1972, रानीपुर चित्रकूट 1970, कतरनिया घाट बहराइच 1975, चंबल इटावा 1979 में, महावीर स्वामी ललितपुर में 1977 में, कैमूर वन्यजीव मिर्जापुर और ये सोनभद्र दोनों में इसका विस्तार देखने को मिलता है 82 में, हस्तिनापुर जो कि मेरठ और बिजनौर में इसका विस्तार है 86 में, सोहागी बरवा महाराजगंज में आता है, सोहेलवा गोंडा श्रावस्ती बलरामपुर, ध्यान देना गोंडा श्रावस्ती बलरामपुर सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य 1988, और कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी में 1989। अगर हम बात करें सर्वाधिक बड़ा मतलब कि वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा, तो 2073 किलोमीटर के अंतर्गत आता है आपका हस्तिनापुर। उत्तर प्रदेश की कुछ झीलों के बारे में बात करें जो डायरेक्ट आपसे प्रश्न मिलान करने के लिए आते हैं, क्योंकि देखो ये सब ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं, लेकिन लिस्ट बनी हुई है छोटी छोटी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कीठम झील की बात करते हैं जो सुर सरोवर होता है आगरा में, बड़ा ताल यानी गोकुर होता है शाहजहाँपुर में, और गौर झील की बात करें तो रामपुर में है, बरुआ सागर झील की बात करें तो झांसी में है, कुंद्रा समुंदर झील उन्नाव में है, मदन सागर झील महोबा, बेला सागर झील महोबा, चित्तौरा झील बहराइच, दखन झील या दरवन झील भी कह सकते हो अयोध्या, सुरहा ताल बलिया में, करेला झील लखनऊ में, भरतपुर झील रायबरेली, राधा कुंड मथुरा में, बलहा पार कानपुर में, औंधी ताल बनारस में, मोती झील कानपुर शहर, रामगढ़ ताल गोरखपुर, बखीरा संत कबीरनगर, फुलहर झील पीलीभीत। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको ये रटना है, ठीक है। मैंने तो आपको एक बार बता दिया लेकिन आपको रटना है, लेकिन एक बार मैं फिर से दोबारा रिवाइज कराता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर यहाँ पे आएंगी तो हम बता देंगे। जैसे कीठम झील की बात करें या कीथम सुर सरोवर, तो ये एक रामसर साइट भी है, ध्यान देना ये रामसर साइट में भी काउंट की जाती है जो आगरा में है। बड़ा ताल जो कि एक गोखुर झील है शाहजहाँपुर में। गोखुर झील जब नदी अपनी मुख्य धारा से विचलित होकर दूसरी धारा में बदल जाती है और बीच में कुछ नदी का पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं झील। तो गोखुर झील होगी। गौर झील आपके रामपुर में है, बरुआ सागर झील झांसी, कुंद्रा समुंदर में उन्नाव में, मदन सागर और बेला सागर दिस इज इंपॉर्टेंट महोबा में, चित्तौरा झील बहराइच में, दरवन झील अयोध्या में, सुरहा ताल बलिया में, करेला झील लखनऊ, भरतपुर झील रायबरेली, राधा कुंड मथुरा, बलहा पार्क कानपुर में, औंधी ताल बनारस, मोती झील कानपुर, रामगढ़ ताल गोरखपुर, बखीरा झील संत कबीरनगर, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है फुलहर झील जो कि पीलीभीत में है। अगर फुलहर झील की हम बात करें तो ये पीलीभीत में तो है ही है, और यहाँ से एक नदी निकलती जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है गोमती, और ये गंगा की सहायक नदी है जो एकमात्र ऐसी नदी है गंगा की सहायक जो उत्तर दिशा से भी आती है और लेकिन किसी हिमालयी रीजन से नहीं आती बल्कि झील से आती, गोमती नदी, जिसके तट पर आपको लखनऊ देखने को मिलेगा, सुल्तानपुर देखने को मिलेगा, जौनपुर देखने को मिलेगा, और बनारस में मार्कंडे महादेव जो कैथी एक लोकेशन है, मार्कंडे महादेव मंदिर है, वहीं पर आके कैथी नाम की जगह पर यह गंगा से मिल जाती है। इटावा में अगर आप देखोगे तो बब्बर शेर प्रजनन केंद्र और सफारी पार्क विकसित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं टाइगर रिजर्व? 4 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें दुधवा टाइगर रिजर्व है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क लखीमपुर खीरी में आता है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में आएगा, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में आएगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में आएगा। तो ये टोटल टाइगर रिजर्व 4 हो गए आपके। दुधवा राष्ट्रीय पार्क लखीमपुर खीरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में हो गया, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में, रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में हो गया। तो ये 4 आपके टाइगर रिजर्व हो गए। खनिज संसाधनों की बात की जाएगी अगर, तो देखो खनिज संसाधनों में क्या करना है, आपको मिलान करने के लिए आता है कई बार कि कौन सा मिनरल या कौन सा खनिज कहाँ मिलेगा। जैसे अगर हम कोयले की बात करें तो कोयला आपका सोनभद्र में मिलता है, या कई बार आता है सिंगरौली घाटी के नाम से भी आता है। एक होता है सिंगरेनी घाटी, ठीक है, सिंगरेनी घाटी आपको आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले रीजन में लगाना है, आंध्र प्रदेश में स्पेशली। लेकिन कोयले की अगर हम सिंगरौली घाटी की बात करेंगे तो ये आपका सोनभद्र के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर देखो सिलिका बालू की बात करेंगे तो ये आपका देखो चूना पत्थर नहीं है, ये सैंड स्टोन है,
ठीक है, सॉरी सैंडस्टोन तो वही हो जाएगा। ठीक है, सिलिका बालू की बात करें तो प्रयागराज में मिलेगा और चित्रकूट में मिलेगा। अच्छा, प्रयागराज में कहाँ पे मिलता है? शंकरगढ़ करके एक क्षेत्र है, और चित्रकूट में भी एक गढ़ करके ही क्षेत्र है, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट में, तो यहाँ पर मिलता है। एंडालुसाइट और कैल्साइट ये सभी मिर्जापुर में मिलेगा। डायस्पोर की बात करें तो हमीरपुर, झांसी, महोबा, ललितपुर, प्रयागराज में मिलता है। बॉक्साइट की बात करें तो बांदा, ललितपुर, वाराणसी में मिलता है। अच्छा, बॉक्साइट किसका होता है? अयस्क, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। डोलोमाइट की बात करें, डोलोमाइट तो ये बांदा, सोनभद्र में मिलेगा। फेल्सपार की बात करेंगे तो झांसी में मिलेगा। फायर क्ले, लाइमस्टोन और पोटास ये तीनों ही सोनभद्र में मिलता है। चूना पत्थर भी यहीं पे होता है, लाइमस्टोन को ही हम चूना पत्थर कहते हैं। और आगे देखते हैं, ग्रेनाइट की बात करें तो बांदा, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर में मिलेगा। लौह अयस्क के रूप में हेमाटाइट और यूरेनियम और तांबा ये तीनों ही ललितपुर में मिलता है। यानी कि लौह अयस्क के रूप में अगर आप हेमाटाइट लौह अयस्क की बात करें तो आगे देखते हैं यहाँ पे, तो एक चीज़ और याद रखना कि तांबा और यूरेनियम तो आप लोग जानते हैं, लेकिन हेमेटाइट नाम का जो लौह अयस्क है ये भी ललितपुर में मिलेगा। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले ये आपको मिर्जापुर में मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। अब आ जाते हैं कृषि, मृदा, फसलें, इन पर बात। तो देखो भाई, कृषि, मृदा, फसलों की बात करें तो यूपी मूलतः कृषि प्रधान राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान लगभग 60% के आसपास है, यानी कि 59.3%। यानी जितने भी लोग वर्कर हैं, जितने भी लोग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत है, चाहे सरकारी, प्राइवेट, कुछ भी, उनमें कृषि के ही मजदूर 59.3% है। किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लिए जो नवंबर 2017 में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया गया। अब ये प्रश्न डायरेक्ट आपसे पूछता है कि कृषक समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया? तो 2017 में किया गया था। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा इस आयोग के अध्यक्षता ग्रहण की, यानी कि मुख्यमंत्री इस आयोग के अध्यक्ष हैं, और कृषि मंत्री एवं नीति आयोग के सदस्य इसके उपाध्यक्ष हैं। ध्यान देना, कृषि मंत्री एवं नीति आयोग के जो सदस्य होते हैं वो इसके उपाध्यक्ष हैं। मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त को सदस्य बनाया गया है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें कृषक समृद्धि आयोग की, जो नवंबर 2017 में स्टैब्लिश हुआ, इसके जो अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री स्वयं होंगे। आगे देखते हैं, देश के कुल कृषि योग्य भूमि में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? 10.34%। यानी कि पूरे देश में जितनी भी कृषि योग्य एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान कितना भैया? तो 10.34% है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की जो इकाई है, जिसको हम लोग बीघा कहते हैं, वैसे तो बिस्वा में भी आता है, लेकिन बीघा जो कि बिस्वा के बराबर होता है, सॉरी 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा माना जाता है। 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा माना जाता है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया आपका। अब यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषकों का बाहुल्य है। प्रदेश में लगभग 76.9% जोतें सीमांत आकार वाली हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो लघु और सीमांत कृषकों की संख्या ज़्यादा है। जैसे पंजाब, हरियाणा में अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े किसानों का बाहुबल है वहाँ पे, यानी बड़े बड़े किसानों के पास जो है कि क्षेत्रफल है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो लगभग 76.9% है, यानी 77%, ये आपके सीमांत जोत होती है, अर्थात कि बहुत ही कम, 1 हेक्टेयर है उससे कम की बात होती है। सीमांत जोत यहाँ पे लिख तो रहा है कि जो सीमांत कृषक होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर या उससे भी कम भूमि होती है खेती करने के लिए। लाल मिट्टी मुख्यतः झांसी मंडल, मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती है। जो लाल मिट्टी, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का एक पैटर्न होता है, इसलिए यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। यह 2 प्रकार की होती है, एक होती है परवा के नाम से, एक होती है रक्कर के नाम से। परवा जो कि बलुई चिकनी मृदा होती है, और रक्कर जो कि अपक्षारित मृदा होती है। काली मिट्टी के भी 2 प्रकार होते हैं। देखो, लाल मिट्टी के 2 प्रकार तो ये बता दिए, काली मिट्टी के भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है मार मृदा और एक होता है कांवड़ मृदा। ठीक है, मार मृदा मुख्य रूप से झांसी, ललितपुर, बांदा में पाई जाती है। ये कपास के लिए, गेहूं के लिए अच्छी मानी जाती है। काली मृदा का ही एक रूप माना जाता है इसको भी। लेकिन जो कांवड़ मृदा होती है ये अनाज उत्पादन के लिए अच्छी होती है। तो मार मृदा का दूसरा नाम क्या हो गया? काली मृदा हो गया। किस दलहनी फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश जो सर्वाधिक उत्पादन करता है वो चने का करता है, फिर उड़द का, फिर अरहर का, फिर मूंग का करता है। उत्तर प्रदेश निम्न उत्पादन में अग्रणी है। कौन कौन से ऐसे उत्पादन है जिसमें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आता है? जैसे कि गेहूं, गन्ना, चीनी, आलू, खाद्यान्न, दूध, मेंथा ऑयल, आंवला आदि का। ध्यान देना कि जैसे आंवले का प्रतापगढ़ जो रीजन आता है, जो एशिया का सबसे अधिक जो है कि आंवला उत्पादन क्षेत्र होता है, वैसे ही मेंथा ऑयल की बात करें जो कि पेपरमिंट से निकलता है, और ये इसमें उत्तर प्रदेश का एकाधिकार, एक तरीके से मान लो कि लगभग 90% से ऊपर, 99% के ऊपर जो है कि यही पैदावार करता है मेंथा ऑयल। जो आप देखते हो ना, जो पेपरमिंट का जो ऑयल होता है, जो नवरत्न में या हिमगंगे में या जो ठंडे ऑयल होते हैं जिसमें डाला जाता है, 1-2 ड्रॉप पड़ता है, तो उसके वजह से वो पूरा तेल ठंडा होता है।
है। भारत मेंथा तेल का संपूर्ण विश्व का 80% उत्पादन करता है और जिसमें उत्तर प्रदेश का योगदान 85% के आसपास होता है। यही मैं आपको बताता 90% 85। उत्तर प्रदेश में आंवला का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है और अन्य जिले में भी जैसे प्रयागराज, वाराणसी, बांदा, जौनपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर में भी उत्पादन देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में संतरे का सर्वाधिक उत्पादन सहारनपुर में होता है। कहाँ पर होता है? संतरे का सर्वाधिक उत्पादन सहारनपुर में होता है। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर कटोरा कहा जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। गन्ना उत्पादकों की सर्वाधिक संख्या भी है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थान भी स्थित है। किंतु जो सर्वाधिक चीनी मिले हैं उनकी संख्या भैया महाराष्ट्र में। हालांकि भारत का शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश को कह सकते हो, तो उसके पीछे रीजन है कि गन्ने का उत्पादन होना, चीनी का उत्पादन होना, गन्ना उत्पादकों की संख्या अधिक होना। लेकिन अगर हम चीनी मिल की बात करें, नंबर ऑफ मिल्स, तो वो आपके महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। हालांकि गन्ने के उत्पादन में और चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान हो चुका है। गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है और यह एक नकदी फसल है। अगर गन्ने के बारे में और भी कुछ मैं आपको बताना चाहूँ तो ये भैया खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है सर? ये खरीफ फसल है। तो जैसे होता है ना खरीफ, रबी, जायद, तो ये खरीफ की फसल होती है। यहाँ पर देखते हैं बांध, नदियाँ, सिंचाई साधन। देखो इस तरीके से मैंने इसको पॉइंट आउट कर रखा है ना छोटे छोटे पॉइंट में कि आपकी मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है, आराम से। जैसे बांध की बात करेंगे, हम नदी की बात करेंगे और लोकेशन की बात करेंगे। तीनों बातें हम यहाँ पर करेंगे। ओबरा बांध की बात करें तो ये रिहंद नदी पर है, सोनभद्र के अंतर्गत है। रिहंद नदी जो कि सोन की सहायक नदी और सोन नदी गंगा की सहायक नदी है जो सोनपुर में जाके मिलती है। काठी बांध रामगंगा नदी पर स्थित है बिजनौर में। माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है झांसी में। दिस इज इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न आता है कि माता टीला बांध, पारीक्षा बांध, ये जो इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों बेतवा नदी पर झांसी में। लेकिन कई एस्पिरेंट कंफ्यूज जाते हैं ललितपुर को लेकर, तो ध्यान देना ललितपुर में ये नहीं होता है। तो माता टीला बांध की बात करें बेतवा नदी पर स्थित है झांसी में। मूषा कहंद कर्मनाशा नदी पर स्थित है चंदौली में। जिरगो बांध जिरगो नदी पर मिर्जापुर में स्थित है। अरौरा बांध ये गराई नदी पर मिर्जापुर में है। मेजा बांध ये बेलन नदी पर मिर्जापुर में है। पारीक्षा बांध ये बेतवा नदी पर स्थित है झांसी में। तो देखो पारीक्षा बांध झांसी बेतवा, माता टीला बेतवा झांसी, सेम लोकेशन आपको है। कालागढ़ की बात करें तो ये रामगंगा नदी पर है कालागढ़ में। रोहिणी, अच्छा ये छूट गया दोस्तों। शहजाद की बात करें तो शहजाद नदी पर ललितपुर में स्थित है। गोविंद सागर जो बांध है ये शहजाद नदी पर ललितपुर में स्थित है। सुकमा डुकमा बेतवा नदी पर झांसी में है। चंद्रप्रभा नदी पर चंदौली में है। अर्जुन बांध ये आपके अर्जुन नदी पर महोबा में है। और पथरई बांध पथरई नदी पर झांसी में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध जिसको हम लोग रिहंद बांध भी कहते हैं, रिहंद नदी पर स्थित है, पिपरी सोनभद्र के पास स्थित है, पिपरी सोनभद्र। तो ध्यान देना कि इसी रिहंद नदी पर आपको गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध भी देख रहा है जिसको रिहंद बांध भी कहते हैं, और ओबरा बांध भी है, दोनों के दोनों वहीं पर स्थित है। ठीक है, ये सारे बांध। फिर कुछ बैराज हैं जो नदियों पर स्थित हैं। बैराज की बात करें, जैसे हिंडन बैराज की बात करें तो हिंडन नदी पर गाजियाबाद में। नरौरा बैराज गंगा नदी पर है अलीगढ़ में। गोकुल बैराज यमुना नदी पर है मथुरा में। बनबसा बैराज शारदा नदी पर है पीलीभीत में। बैराज शारदा नदी पर है लखीमपुर में। सरयू बैराज सरयू नदी पर है बहराइच में। राप्ती बैराज राप्ती नदी पर है श्रावस्ती में। तो ये बैराज भी होते हैं जो पानी को कंट्रोल करते हैं। घाघरा बैराज की बात करें तो घाघरा नदी पर बहराइच में, और खो बैराज खो नदी पर बिजनौर में है। अब यहाँ पर आते हैं कि अर्जुन बांध को अर्जुन नदी पर महोबा में निर्मित किया गया 1957 में, और इससे निकलने वाली जो नहर है महोबा एवं हमीरपुर को लाभान्वित करते हुए निकलती है। राजघाट बांध की बात करें जो रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से जानते हैं, इसको बेतवा नदी पर ललितपुर में निर्मित किया गया। अब देखो क्लियर कर लो, यहाँ पे जो माता टीला बांध था, जो पारीक्षा बांध था, दोनों ही बेतवा नदी पर थे लेकिन दोनों झांसी में स्थित है। वहीं बेतवा नदी पर एक महत्वपूर्ण बांध होता है राजघाट बांध, ये आपके रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से जानते हैं और ये ललितपुर में निर्मित है। और रानी लक्ष्मीबाई बांध को आप लोग झांसी लगाने की गलती कर सकते हो। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र रिहंद बांध पर सोनभद्र में बनाया जा रहा है, जो की क्षमता 150 मेगावाट है। तो क्या कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्लांट है जो रिहंद बांध पर बन रहा है। और रिहंद बांध किस पर है भैया, तो ये सर रिहंद नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट औरैया के दिबियापुर में स्थित है, जिससे उत्पादन शुरू हो चुका है लगभग 20 मेगावाट का। इन दोनों पॉइंट में देखोगे तो सिमिलरिटी दोनों है, बस यहाँ पे मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश का पहला सबसे बड़ा होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ बांध हैं और यहाँ पे नाम है, जैसे एक प्रश्न है, जैसे अडवा बांध कहते हैं मिर्जापुर में होता है, बघेलखंड बांध बलरामपुर में आता है, और बदुआ बांध बांका बिहार में होता है।
गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। इसका उद्देश्य आगरा और मथुरा में पर्याप्त जल उपलब्ध कराना है, जबकि शारदा सहायक नहर परियोजना सिंचाई पर ध्यान केंद्रित। जैसे कई सारी जो परियोजना होती है मल्टीपर्पस होती है, बहुउद्देशीय होती है। कुछ परियोजनाएं जो है कि पेयजल से संबंधित होती हैं, तो उसी में गोकुल बैराज जो परियोजना ये पेयजल से संबंधित है, क्योंकि पानी की उपलब्धता के लिए, न कि सिंचाई के लिए है। बल्कि शारदा सहायक की बात करेंगे तो ये आपकी सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली है। यह बनबसा में पीलीभीत शारदा नदी काली या महाकाली के नाम से जो निकाली गई नेपाल बॉर्डर से होकर आती है, ठीक है, वहाँ पे है। माँ पूर्णागिरी देवी का वहाँ पर मंदिर भी है, ठीक है। बरेली से लोग जाते हैं, बरेली पीलीभीत के पास से। नदी और अवस्थिति की बात करें तो गंगा नदी आपके बिठूर कानपुर में स्थित है। मतलब कि ये जो शहर है ये पूछ रहा कौन सी नदी पर स्थित है, तो बिठूर कानपुर आपके गंगा नदी पर है। गोरखपुर राप्ती नदी, प्रतापगढ़ सई नदी, जौनपुर गोमती नदी, कौशाम्बी यमुना नदी, अयोध्या सरयू नदी। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया जिले से बाहर निकल जाती है। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया। तो गंगा नदी एंट्री कहाँ पर करती है? बिजनौर जिले में करती है। बाहर निकल जाती है, यानी बिहार चली जाती है बलिया से निकलकर, और टोटल 28 जिलों से होकर गुजरती है। कितने? टोटल 28 जिलों से होकर गुजरती है। राम गंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है, और जबकि बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना से मिलती है। ध्यान देना कि जो रामगंगा है वो गंगा से तो मिलेगी, लेकिन कहाँ पर मिलेगी? ये मिलती है कन्नौज के निकट, और जबकि बेतवा नदी हमीरपुर में आके यमुना नदी से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश का उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र 48% यूपी के पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करता है। क्या कहा गया? उत्तर प्रदेश का उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र 48% यूपी के पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करता है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई साधन क्रमशः हैं नलकूप 74%, नहरें 15%, कुआं 9%, तालाब और झील 0.6% है। तो उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई साधन है वो क्रमशः कितने? तो नलकूप आपका 74%, नहरें 15%, कुआं 9%, तालाब और झील 0.6% हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक नलकूप यानी कि ट्यूबवेल से सिंचाई क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, यानी कि सबसे अधिक जो नलकूपों या ट्यूबवेल से जो सिंचाई होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है। और इटावा अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है चंबल नदी से। जो आपकी अपर्दन होता है, जो अवनलिका अपर्दन, वो इटावा में सबसे अधिक हो रहा है, जो कि चंबल नदी से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। तो ये तो हो गई आज की क्लास आपकी दोस्तों कंप्लीट। 16 पेज कंप्लीट हो गए, और हम लोगों के पास अब बचे केवल और केवल 7 से 8 पेज, क्योंकि 17 नंबर के पेज पर हम ऑलरेडी आ चुके हैं। तो कल हम शुरू करेंगे अपने सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में। और अगर आप लोग इसकी पीडीएफ को परचेस करना चाहते हो, क्योंकि देखो ये पीडीएफ हमारी दोस्तों पेड होती है, जो फ्री पीडीएफ होती है वो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता रहता हूँ आप लोग के लिए। तो ये हमारी पेड पीडीएफ है, जिसके लिए आप हमारे इस व्हाट्सअप टीम से कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी अदर नोट्स भी आप परचेस कर सकते हैं। घटना चक्र के लगभग सभी सब्जेक्ट के हमने बना रखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।